अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, जिनकी बड़ी बड़ी बातें हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। उनकी मैं ना मानूं की तकरार भी जारी है। दूसरी जानिब जावेद हाशमी, जिन्हें बागी सियासतदान कहा जाता था, अब किस बात पर बगावत पर उतर आए हैं, इस पर बात होगी आज प्रोग्राम में। लेकिन पहले आपको लिए चलूँगी हेडलाइंस की जानिब। अब पता लगना चाहिए इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किसने। फैसला हो जाना चाहिए कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन गद्दार है। नवाज शरीफ की मैं ना मानूं की तकरार, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया मुस्तरद कर डाला। सिरिल अलमेडा की पिछली खबर की भी तस्दीक। बोले उस वक्त भी सिक्योरिटी इजलास में यही बातें की गई थी जिन्हें डॉन लीक्स का नाम दे दिया गया। बोले मालूम करना होगा कि मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया किसने। कौमी कमीशन बनाने का भी मुतालबा कर दिया। नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से जो एक सेंटेंस है उस लंबे इंटरव्यू में वो मिस रिपोर्ट हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने ना ये कहा ना ये इम्प्लाई किया। नवाज शरीफ एक तरफ, रियासत दूसरी तरफ, वजीर आजम किसकी तरफ? शाहिद खाकान के बार बार यू टर्न्स, असेंबली फ्लोर पर नाअहल वजीर आजम का दिफा, कल कौमी सलामती कमेटी इजलास में बयान की मजम्मत, आज हिमायत। कहा बदकिस्मती है भारतीय मीडिया पर जो चला उस पर सारा मामला खड़ा किया गया। बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। तमाम चीजें गलत रिपोर्टिंग से शुरू हुई, ऑपोजिशन से वॉकआउट कर गए। जिसके भी पेट में दर्द है वो बात, मैं क्या बात कर ले, यहाँ खत्म कर ले। आज जो बातें भी ये पूरी कर ले। ये रोज रोज के तमाशे मत लगाएं, मुल्क को चलने दें। ऑपोजिशन ने नवाज शरीफ का साथ देने वाले हर शख्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। शाह महमूद ने बयान को बिला जवाज कह दिया। शाह महमूद ने नवाज शरीफ को गैर मुल्की कुव्वतों का अलाकार करार दे दिया। फवाद चौधरी ने बयान को साजिश करार दे दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं नवाज शरीफ ने रियासती निज़ाम पर हमला किया। लीक्स की खबर अगर सच्ची थी तो परवेज रशीद को क्यों पुलिस किया गया? नहीं करना चाहिए था। परवेज रशीद को सजा नहीं देनी चाहिए थी, मरियम नवाज ने एतराफ कर लिया। परवेज रशीद ने तो कई माह पहले ही बता दिया था। 2017 में समा को इंटरव्यू में कहा था कि बहुत सी सच्चाइयां वक्त आने पर साबित होती हैं। वो अपना सोर्स बेशक डिस्क्लोज ना करते, ठीक है, लेकिन जो उनका सोर्स नहीं थे और उन्हें सजा दी जा रही थी, कम से कम वो ये तो कहते कि हमारे सोर्स नहीं थे। डॉन लीक्स के किरदारों को सजा दी गई या बचाया गया? हुकूमत ने जाते जाते नवाजिशें शुरू कर दी। वजीर आजम ने राव तहसीन को डीजी रेडियो तैनात करने की मंजूरी दे दी। पंजाब असेंबली में दूसरे रोज भी हंगामा। नवाज शरीफ के मुतनाज़ बयान पर मजम्मती करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। ऑपोजिशन का वॉकआउट, गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद जमा, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने पर पाबंदी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। निगरां वजीर आजम कौन होगा? पीपल्स पार्टी का हतमी मुशावरत के लिए इजलास। खुर्शीद शाह मामले पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को एतमाद मिलेंगे। हिल मेटल खसारे में थी, फिर भी हुसैन नवाज वालिद और भाई को भारी रकूम भिजवाते रहे। अल अजीजिया रेफरेंस में गवाह वाजिद ज़िया का बयान मुकम्मल। एहतिसाब अदालत को बताया, शवाहिद से अखज़ किया कि हिल मेटल के हकीकी बेनिफिशरी नवाज शरीफ ही हैं। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में मुल्ज़िमान के बयानात रिकॉर्ड करने का मरहला आ गया। कराची में सिंध एक्शन कमेटी का एहतजाज। प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकालने की कोशिश। गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क बंद। ज़ैनब मार्केट और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम। एक तो कर्नल जोसेफ है, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल थी, और जब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल हो तो उसके खिलाफ उसको ना गिरफ्तार आप कर सकते हैं, ना ही आप उसका ट्रायल कर सकते हैं। नौजवान को कुचलने वाले कर्नल जोसेफ को अमेरिका क्यों भेजा? आईजी इस्लामाबाद ने बता दिया। कहा कर्नल जोसेफ को सिफारती इस्तस्ना हासिल है। इस्तस्ना की बुनियाद पर ट्रायल और गिरफ्तारी मुमकिन न थी। आईजी की समा से गुफ्तगू।
अफगानिस्तान भी सी पैक पार्टनर बनेगा। अफगानिस्तान की ख्वाहिश पर चीन ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में चीनी सफीर जाओ जिंग की समा से बातचीत, कहा सी पैक में अफगानिस्तान की शमूलियत मजबूत इक़दाम होगा। अमरीकी सिफारत खाना बैतुल मक़दस मुंतकिल होते ही इसराइल आपे से बाहर। इसराइली दहशतगर्दी से 60 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे, ख़वातीन और सहाफ़ी भी शामिल। 2800 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी सदर ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की सख्त मजम्मत। तुर्की ने OIC का हंगामी इजलास बुला लिया। तो प्रोग्राम का आगाज़ कर लेती हूँ और सबसे पहले आपको ये बात बता देती हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनकी जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है, जिनकी जानिब से मान लिया गया है कि डॉन लीक्स के जिम्मेदार वो खुद हैं। कल का जो एलानिया है वो बिल्कुल गलत है और मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। एक कौमी कमिश्नर बनना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। जब मैंने अपना ये सब बातें वहाँ पर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो उसको तो डॉन लीक्स बना दिया गया। और यही बात हमारे आज दोस्त है वो भी कह रहे हैं, गैर मुल्की दोस्त कह रहे हैं, गैर मुल्की सरबराह कह रहे हैं। अब पता लगना चाहिए इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किसने। फैसला हो जाना चाहिए कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन गद्दार है। लेकिन परवेज रशीद, जिनकी जानिब से चंद माह पहले ही बता दिया गया था कि पहले ये मालूम कर लिया जाता कि आखिर खबर देने वाले की सोर्स क्या थी, कौन था, उसके बाद फैसला किया जाता। जबकि आज जब मरियम नवाज साहिबा से ये बात जानने की कोशिश की गई कि परवेज रशीद को क्यों हटाया गया था, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि परवेज रशीद को जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। देखिए ज़रा। वो अपना सोर्स बेशक डिस्क्लोज ना करते, ठीक है, लेकिन जो उनका सोर्स नहीं थे और उन्हें सजा दी जा रही थी, कम से कम वो ये तो कहते कि हमारे सोर्स नहीं थे। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद बेचारे मुस्कुराते रहे, डॉन लीग स्कैंडल पर जुबानी सफाइयां देते रहे। बहुत सी सच्चाइयां जो हैं वो अपने वक्त के साथ साबित हो जाती हैं। फिर कुछ न पाकर कह गए कि वक्त ही आएगा तो सच सामने लाएगा। मुझे क्यों निकाला ये भी बताएं। चाहता हूँ क्यों निकाला। और अब शायद वो वक्त आ गया, सच नवाज शरीफ की जुबान पर आ गया। सिरल अलमीडा की गुज़िश्ता खबर की तस्दीक कर दी और यूं सहाफ़ी सवालात लेकर निकल पड़े कि जब पता था तो JIT कैसी, परवेज रशीद को निकाला कैसे। डॉन लीक्स की खबर अगर सच्ची थी तो परवेज रशीद को क्यों पुनिश किया गया? नहीं करना चाहिए था। और फिर मरियम नवाज ने तस्लीम कर ही लिया कि परवेज रशीद को नहीं निकालना चाहिए था। हाँ, मगर वो ये ना बता सकी कि क्यों निकाला। तो गुज़िश्ता रोज़ हम बार बार ये सवाल उठाते रहे कि आखिर PTV के लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए सबसे अहम कौन है? क्या साबिक़ वज़ीर आज़म अहम है या फिर वज़ीर आज़म अहम है? तो फिर उसके जवाबात आज कुछ मिले हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वज़ीर आज़म की एक तो जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसे नशर नहीं किया गया, इसके साथ साथ वो जो डाटा था वो भी डिलीट कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जो हमें इत्तलात मिल रही हैं कि किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। यासिर फिरोज़ इस वक्त साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेती हूँ। यासिर फिरोज़, किसकी जानिब से इशारा हुआ कि ये सब कुछ हुआ? बिल्कुल, कल एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार की उस वक्त जब कहा गया कि 2 बजे जो है वो वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद इंतजार तवील होता गया, 2 घंटे 4 घंटे और फिर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस टॉक में बदल गई। तो जब समा ने इस बात का इल्म किया तो ये हुआ कि मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात के कहने पर जो है वो PTV के अमले को वज़ीर आज़म हाउस जो है वो बुलाया गया और मरियम औरंगजेब साहिबा ने, आप जो जराए बताते हैं वो ये है, PTV के अंदरूनी जराए के मुताबिक ये बात सामने आई कि टेक्निकल स्टाफ को जो है वो वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया और मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपने सामने इस सारे डाटा को और इस सारे कैमरे के जो DVs हैं उनको जो है वो ज़ाया करवाया, उनको डिलीट करवाया ताकि कोई भी चीज़ जो है वो बाहर ना जा सके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी वजह हमने पूछी तो जराए के मुताबिक ये था कि वज़ीर आज़म से जो सख्त तरीन सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने कहा कि समा के नदीम मलिक साहब भी मौजूद थे, उनको बाकायदा कोट किया गया कि ये यासिर फिरोज, लेकिन ये समझ से बालातर बात है कि एक वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रुकवा सकती है, न सिर्फ रुकवा सकती है बल्कि डाटा जो उन्होंने अहम बात की होगी, कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास था, उस हवाले से जो उन्होंने बात की होगी कितनी अहम होगी वो कौम के लिए, कौम के जानने के लिए, लेकिन उस डाटा को
डिलीट करवा देना, ये वाकई समझ से बालातर बात दिखाई देती है कि एक वजीर आजम की, एक वजीर उनका डाटा डिलीट करवा दें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दें, और दूसरी तरफ बुनेर में जो साबिक वजीर आजम जब तकरीर कर रहे हों अपनी साहबजादी के हमरा, वो पूरी तकरीर नशर की जाए। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन, जिस पर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कौमी सलामती का जो इजलास हुआ, एक हंगामा बर्पा हो गया साबिक वजीर आजम के इंटरव्यू के बाद, उस पर जो कौमी सलामती ने डिसाइड किया होगा, जो डिसीजन सामने आए होंगे, वजीर आजम साहब वो बता रहे होंगे आखिर ऐसा क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक वजीर साहिबा को, एक इत्तलात की वजीर साहिबा को इसको डिलीट करवाना पड़ा, इस डाटा को न सिर्फ डिलीट करवाना पड़ा बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर ही नहीं हो पाई। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फेडरल गवर्नमेंट इस बात का जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर मरियम औरंगजेब साहिबा ने इतना बड़ा फैसला किया कि पाकिस्तान टेलीविजन के टेक्निकल स्टाफ को वजीर आजम हाउस बुलवाया जाए और वहां पर यह डिसाइड किया जाए कि जो तकरीर आज वजीर आजम साहब कर रहे हैं 2 बजे जिसका टाइम दिया गया था वो नशर नहीं होगा। बहुत बड़ा सवाल है ये। शहजाद इकबाल साथ मौजूद है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। शहजाद, क्या कभी आपने माजी में ऐसा देखा है एक वजीर आजम का डाटा, एक वजीर आजम की तकरीर एक वजीर डिलीट करवा दे? देखें, ये बड़ी हैरानकुन खबर है मेरे लिए भी कि ना सिर्फ कल की जो प्रेस टॉक थी उसको नशर नहीं किया गया बल्कि उसका सारा डेटा भी डिलीट करवाया है, और ये सब कुछ हुआ है वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के कहने पर। अब मुझे लगता है कि ये खुद तो फैसला इन्होंने यकीनन नहीं किया होगा, ये कहा गया होगा, और कौन कह सकता है, या इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं जो कि पार्टी को चला रहे हैं, या मरियम नवाज साहिबा हैं जो कि पार्टी में एक पोजीशन रखती हैं। इसके अलावा ये फैसला मरियम औरंगजेब साहिबा का बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो नहीं हो सकता। और कल मैंने आपको बताया था, ऑन एयर ये बताया था कि जब हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी उस वक्त मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा को मैसेज किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं नशर की गई, तो उन्होंने एक 1 लाइन का जवाब ये दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये प्रेस टॉक थी, इसीलिए इसको नशर नहीं किया गया। लेकिन मेरे ख्याल से तमाम सहाफ़ी जानते हैं कि प्रेस टॉक भी नशर हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर वो प्रेस टॉक है तो उसको आप सिर्फ जो है महदूद रखेंगे, उसको नशर नहीं करेंगे। वो भी दिखा सकते थे लेकिन नहीं दिखाया। लेकिन ये ज्यादा अहम बात है कि इसको डिलीट क्यों किया गया, ये अहकामात कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अहम इशू पर बात करना चाहते थे और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए था, उसको बाकायदा नशर करना चाहिए था। मुझे नहीं पता, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये फैसला मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपने तौर पे तो नहीं किया होगा। लेकिन शहजाद अपने तौर पर भी नहीं किया, तब भी क्या क्या ऐसे अवामिल हैं जिसके जरिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया गया? अगर ये प्रेस टॉक ही थी तब भी इसे क्यों रोका गया? एक पाकिस्तान का नुमाइंदा, एक पाकिस्तान का वजीर आजम कौम के लिए ही एक जो अहम कौमी सलामती का इजलास हुआ है, उस कमेटी के हवाले से जो ब्रीफिंग देनी थी वही कौम के सामने नहीं आ सकी है। कौन से ऐसे अवामिल लगते हैं आपको पीछे? देखिए, इतना तो हमें पता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और इसके बाद जब शाहिद खकान अब्बासी और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई तो उसमें नवाज शरीफ साहब ज्यादा खुश नहीं थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से, और खासतौर पर जो एलामिया जारी होने जा रहा था जिसमें नवाज शरीफ के बयान को जो डॉन में दिया गया उसको मुकम्मल तौर पर न सिर्फ मुस्तरद किया गया, उसको गुमराहकुन करार दिया गया और इसके बाद उसकी मजम्मत की गई। तो नवाज शरीफ साहब खुश तो नहीं थे। अब मुमकिन है कि शायद खकान अब्बासी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे वो नशर ना हो, ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश होती। मुमकिन है कि शायद खकान अब्बासी साहब और उनकी टीम नहीं चाहते हो कि ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड रहें जो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना चाह रहे थे। तो क्या ही कर सकते हैं इस पे जब तक हमारे पास वाजे बात ना हो कि किसने ये रुकवाई है, किसने मरियम औरंगजेब साहिबा को कह के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने से रोकी और किसने ये अहकाम जारी किए। लेकिन शहजाद मसला ये है ना कि चलें प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाई, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन डाटा डिलीट करवाना, अपने सामने टेक्निकल स्टाफ को बुलवा कर ये काम करवाना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता कि क्या वजह हो सकती है। कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कल जो कि ना तो नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच हो, ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जाती हो, ना किसी और इदारे के खिलाफ जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं हुई कल प्रेस टॉक में। मेरे ख्याल से खालिद अजीम साहब, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, नदीम मलिक साहब बड़े वाज़े तौर पे बता चुके हैं कि कल जो बात हुई है, जो सवालात हुए हैं, और 1 लाइनर उसका ये था मीटिंग का कि बार बार खकान अब्बासी साहब ये फरमाते रहे कि नवाज शरीफ साहब के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है, खासतौर पर इंडियन मीडिया ने, जो बात उन्होंने आज नेशनल असेंबली में भी की है। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्या था, उस मजीद ऐसा क्या था जिसको डिलीट करवाने की जरूरत पेश आई है। ये बड़ा ही एक इंतहाई कदम है और मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं
उनको आप एक कॉल करें, प्रोड्यूसर साहब कॉल करें और उनसे वजाहत तलब करें कि ऐसा क्यों किया गया है। बिल्कुल। और शहजाद, ये पाकिस्तान, ये PMLN ने अपने लिए एक खुद ही बहुत बड़ा डेंट नहीं लगा लिया है? आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि कल से इस बात का आगाज हो गया था कि अब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाई है उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अब तो एक और नई चीज सामने आ गई कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रुकी थी, लेकिन अब उसके बाद उसका डाटा भी डिलीट हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है, अगर हमारी खबर 100% दुरुस्त है, जो कि मुझे यकीन है कि दुरुस्त होगी, तो उससे यकीन एक सवाल तो पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया है। हमें नहीं मालूम कि माजी में भी ऐसा होता रहा है, हमने नहीं सुना है कि कभी ऐसा इस तरह के से डेटा डिलीट कर दिया जाता है, वो भी एक सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें आप एक वन लाइनर जवाब दे रहे हैं, जिसमें आप सीनियर सहाफियों के सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसका मकसद क्या हो सकता है, क्यों इसको सारा डिलीट करवाया गया है। ये सवाल मरीम औरंगजेब साहब से पूछने वाला है, और यकीनन आप ठीक कह रही हैं कि डेंट पड़ेगा, लेकिन किस किस डेंट को आप गिनेंगी? नवाज शरीफ साहब ने जब से बयान दिया उसके बाद एक के बाद एक डेंट ही पड़ रहा है, या नवाज शरीफ साहब खुद वो डेंट लगाते हैं या कोई वजाहत देने आता है वो डेंट ठीक है शहजाद, ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, आज मैंने डॉन लीक्स के हवाले से भी अभी नाज़रीन को पैकेजेस दिखाए, रिपोर्ट्स दिखाई हैं, तो आज जो नवाज शरीफ साहब का बयान है वो जरा देखिए, वो जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि परवेज रशीद या फिर कोई और नहीं, इसका किरदार मैं हूँ, यानी वो एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे अपने मुंह से। देखिए, मेरे सामने वो तीसरी प्रेस रिलीज है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जारी की थी 6 अक्टूबर को, जब ये खबर डेली डॉन में शाया हुई थी। वो तीसरी प्रेस रिलीज ये कहती है कि ये डॉन न्यूज की जो स्टोरी थी ये फैब्रिकेटेड न्यूज थी, ये फैब्रिकेटेड न्यूज थी और नेशनल सिक्योरिटी को ये कॉम्प्रोमाइज करती थी। पाकिस्तान के जो वाइटल स्टेट इंटरेस्ट है उनके लिए रिस्क है, ये इनएक्यूरेट है, ये मिसरीडिंग है, ये एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है जो कि उस मीटिंग में डिस्कस हुए थे। ये जो एलामिया मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ना, ये प्रेस रिलीज ये मैंने नहीं तैयार की है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से वजीर आजम की तरफ से आई थी, और वजीर आजम थे उस वक्त नवाज शरीफ। तो क्या नवाज शरीफ साहब आज अगर सच बोल रहे हैं तो उस वक्त झूठ बोल रहे थे? क्या उस वक्त दबाव में थे? क्या उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर प्राइम मिनिस्टर हाउस का दिफा कर सके? वो लीड करते हैं, वो चेयर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, या उस वक्त वो गलत बयानी कर रहे थे, या आज वो अपना स्कोर सेटल करने के लिए, अपने जाती मफाद के लिए गलत बयानी कर रहे हैं? ये फैसला नवाज शरीफ साहब पे मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, उनकी टीम पर छोड़ देना चाहिए, जो अब वो भागते फिर रहे, जवाब नहीं दे रहे कि क्या सच था। 3 प्रेस रिलीज आई थी, पहले आपने कहा कि गलत खबर है, फिर आपने कहा प्लांटेड खबर है, तीसरी प्रेस रिलीज में आपने कहा फैब्रिकेटेड, यानी कि मन घड़त खबर है, फैक्ट्स पर मबनी नहीं है, इनएक्यूरेट है। आपने कहा कि जो वाइटल स्टेट इंटरेस्ट है उसके लिए रिस्क है ये खबर। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, आप सोच सकती हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का कहना था, ये उनका दिफा था उस वक्त उस डॉन की खबर के बारे में। अच्छा, अब जो कल से शहजाद मामला चल रहा है, कतल गुलामी की मैं आपसे माजरत चाहूंगी, जो कल से मामला चल रहा है उस पर आज नवाज शरीफ साहब फिर कह रहे हैं कि कौमी कमीशन बना लिया जाए, लेकिन इससे पहले वाला भी तो कौमी कमीशन हमने देखा जो इन्हीं की जानिब से कहा गया था कि बना लिया जाए, फिर जब इंक्वायरी शुरू हुई, जब फिर फंस गए तो कहते हैं कि ये होते कौन है मुझे निकालने वाले, सवाल पूछते हुए दिखाई दिए हर जगह, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अब अगर फिर से ये कमीशन बन जाता है, फिर नवाज शरीफ के लिए कोई फैसला आता है, तो क्या फिर एक मुहिम देखेंगे आप इनकी जानिब से? देखिए, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक सियासी बयान है कि कौमी कमीशन बना लें। कौमी कमीशन बनना नहीं है, और बनेगा तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, वो तो दूर की बात है, लेकिन बहुत सारे मामला जो कि पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं वो उछाले जाएंगे, दुनिया भर में जगहसाई होगी पाकिस्तान की। अगर कोई ये करना चाहता है तो बेशक कर लें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे कमीशन बन चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वो रिपोर्ट अगर आप अपने 4 साल दौर में जब आप एक वजीर आजम थे सामने लेकर आ जाते तो शायद आपकी इस बात पर भी यकीन किया जाता कि आप वाकई कौमी कमीशन इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि इस मुल्क को बेहतर ट्रैक पे, सही ट्रैक पे, दुरुस्त सिमत में चलाया जा सके, लेकिन ये नहीं किया आपने। मुझे अच्छी तरह याद है करण थापर को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हम शहजाद आप जरा साथ ही मौजूद रहिएगा, बहुत तेजी से हैपनिंग हो रही है शहजाद। मैं आपसे एक बार फिर कतल गुलामी की माजरत चाहूंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। फयाज मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काबिल समाअत करार दिया गया है, फयाज तफसील दीजिएगा इसकी। जी, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज किया था जो अब सुना दिया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया है। इस्तदा की गई थी कि उनके खिलाफ FIA को मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए जाएं, जबकि चेयरमैन पैमरा को भी अहकाम जारी किए जाएं कि वो नवाज शरीफ की तकरीर को नशर न करने को यकीनी बनाए। उसके अलावा चेयरमैन PTA को भी हदायत की जाए
कि वो जो मुल्क मुखालिफ मवाद है उसको भी वहाँ से सोशल मीडिया से हज़फ करवाएं। तो इस पर अब अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। ताहम नवाज शरीफ को नोटिस जारी नहीं किया गया। DGFIA, चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन PTI को नोटिस जारी किए गए हैं और 24 मई तक प्री-कैम से जवाब तलब कर लिया गया है। आज ही खुद बाबर अवान ने इस पर दलाइल दिए थे, जिससे अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज किया था, जो अब जस्टिस आमिर फारूक ने सुना दिया है और नोटिस जारी करके प्री-कैम से जवाब तलब कर लिया है और 24 मई को हदायत की है वो जवाब जमा कराए। जी ठीक है फैयाज, साथ ही मौजूद रहिए। तो नवाज शरीफ के खिलाफ काबिल समाअत करार दे दिया गया है। ये जो कल से मामला हम देख रहे हैं उस पर नवाज शरीफ की जानिब से मुसलसल बयानिए भी सामने आ रहे हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से भी यू टर्न सामने आ रहे हैं। कौमी कमीशन के हवाले से तो नवाज शरीफ साहब खुद बात कर रहे हैं, लेकिन अब काबिल समाअत करार दे दिया गया है, तो अब इस पर समाअत होगी और फिर नवाज शरीफ के हवाले से फैसला सामने आएगा। उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन नवाज शरीफ फ़िलहाल मैं ना मानूं की तकरार पर बरकरार हैं। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया इनकी जानिब से मुस्तरद किया गया है। सिरिल अलमीडा की पिछली खबर की भी तस्दीक नवाज शरीफ साहब की जानिब से की गई है और इनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि उस वक्त भी सिक्योरिटी इजलास में यही बातें की गई थी जिन्हें डॉन लीक्स का नाम दे दिया गया है। कह रहे हैं कि मालूम करना होगा कि मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने में किसका हाथ है। कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा इस वक्त फिर नवाज शरीफ की जानिब से सामने आ रहा है। तो हमारा सवाल यह है कि जो पहले नवाज शरीफ साहब की जानिब से मुतालबा सामने आया था, जब उनके मुतालबे पर अमल भी हुआ है, मनोअन अमल हुआ है, उसके बाद तहकीकात का आगाज़ हुआ है और फिर जब नवाज शरीफ साहब गिल्टी हुए हैं, उसके बाद जब उन्हें निकाला गया है तो वो बारहा सड़कों पर ये सवाल लेकर एक मुहिम लेकर निकल पड़े कि मुझे क्यों निकाला। सवाल करते हुए दिखाई देते हैं, बार बार ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये होते कौन है मुझे निकालने वाले, ये 5 का टोला। इस तरह की बातें नवाज शरीफ साहब की जानिब से होती रही हैं। लेकिन अब जब दोबारा एक और मुतालबा नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस इंटरव्यू के बाद सामने आ रहा है कि कमीशन बना दिया जाए, तो इस पर मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ। दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अब पता लगना चाहिए इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किसने। मियां साहब की एक बार फिर कमीशन की पुकार, गद्दारी के इल्जामात और डॉन लीक्स पर कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा। कहीं जज्बात में फिर वही गलती दोहराने तो नहीं जा रहे। पानामा का हंगामा हुआ तो दिए बड़े बयान, किया जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अजीज अहले वतन, आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा कि असल हकीकत क्या है। पनामा का फैसला आया तो फैसला मानने से ही इनकार कर दिया। मजलूमियत का रोना रोते रहे। क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला? मियां साहब जरा सा वक्त ले लें, सोच लें। कौमी कमीशन का मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके नताइज कबूल करेंगे? तो नवाज शरीफ की बातें और इस पर रहनुमाओं की जानिब से वजाहतें तो कुछ मुमासिलत होती दिखाई देती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग में क़यादत की जानिब से दिए जाते हैं बयान और रहनुमा वजाहतें पेश करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ का हाल भी अल्ताफ़ हुसैन जैसा होने जा रहा है? PMLN MQM बनने जा रही है। पहले मुत्तहिदा कायद गैर जिम्मेदाराना बयान दागते थे और फिर सारे रहनुमा उसके दिफा में अपनी सारी सलाहियतें लगा देते थे। बाज़ हिस्से सबाक और सयाक से हटाकर पेश किए गए। आज यही सब नून लीग में हो रहा है। मियां साहब उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं और सारे रहनुमा उसकी वजाहतों में लगे हैं, लेकिन मियां साहब तो टस से मस नहीं हो रहे। मियां नवाज शरीफ का तोड़ मरोड़ के पेश किया। यहाँ तो MQM और नून लीग में मुमासलत ठीक है, लेकिन जो हाल MQM कायद का हुआ वो वक्त कहीं मियां साहब पर तो नहीं आने वाला। तो कुछ ऐसे ही मनाजिर का आगाज़ हो गया जो 22 अगस्त से पहले हम देखा करते थे। अब सिर्फ फ़र्क ये हो गया है कि पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, अब मुस्लिम लीग नून होती है। अभी आगे देखिए कि मज़ीद कितने बयानिए आते हैं साबिक़ कायद की जानिब से और साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से, और कितनी वजाहतें रहनुमाओं की जानिब से आती हैं। खैर, नैब की नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ भारत को मनी लॉन्ड्रिंग की प्रेस रिलीज़ का मामला, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने चेयरमैन नैब को कल ज़ाती हैसियत में बुलाया है। उस्मान खान से बात कर लेती हूँ। उस्मान, इसकी तफसील दीजिएगा। किरण चौधरी अशरफ जो है उसके चेयरमैन है कमेटी के, और उनकी जानिब से कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, कल इजलास बुलाया गया और कायमा कमेटी कानून ने चेयरमैन नैब को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और प्रेस रिलीज जो कि जारी की गई थी नैब की जानिब से, उस पर नोटिस लिया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम की हवाले से जो है वो चेयरमैन नैब उस प्रेस रिलीज की वजाहत करेंगे। और कायमा कमेटी में ये नुक्ता एतराज़ राना मोहम्मद हयात ने असम्बली में उठाया था, जो कि उनके नुक्ता एतराज़ को कायमा कमेटी को सुपुर्द किया गया था। और चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ पर 4.9 अरब डॉलर भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग करने की मीडिया रिपोर्ट का नोटिस लिया था। और अब उस नोटिस के जवाब में कायमा कमेटी ने नोटिस ले लिया और चेयरमैन नैब कल ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत करेंगे सारे मामले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पहले डॉन लीग्स के किरदारों के साथ क्या हुआ, क्या मामलात हुए उनके साथ, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी और आज बात कर रही हूँ नवाज शरीफ का मुतनाज़ बयान, जिस पर मुल्क में एक हंगामा बरपा हो गया है। फिर कौमी सलामती कमेटी का सख्त रद्द-ए-अमल, अब मियाँ साहब का जवाब और अपने मौक़िफ़ पर इसरार। आम इंतखाबात से पहले आखिर हर किसी का सवाल है कि मुल्क में शुरू क्या हो गया है। अब अरकान पार्लियामेंट इन हालात को देखते हुए क्या ख्यालात रखते हैं, अरम खान से जान लेती हूँ। नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया मुस्तरद कर दिया, साथ डॉन लीग्स का एतराफ भी कर लिया। इदारों से खौफनाक टकराव, मियाँ साहब आखिर चाहते क्या हैं, पूछते हैं अरकान पार्लियामेंट से। कौम के साथ ये ज्यादती करें, मुल्क के साथ ये ज्यादती करें, ये कौन होते हैं मुस्तरद करने वाले? उनका बयानिया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। इदारों में अगर टकराव हो या तलखी हो तो ये मेरा ख्याल है मुल्क के लिए सही नहीं है। वो लोग जो आपको पसंद भी करते थे, शायद वो भी अब जो है उनकी भी जो है पसंद नापसंद तब्दील हो जाएगी। नवाज शरीफ की सोच स्टार्ट और एंड होती है अपने आप पे, और ये शख्स इस चीज पे तुला हुआ है कि कुछ भी हो जाए इस मुल्क के साथ, लेकिन ये बचे ऐसा अब नामुमकिन है। कौन घसीट रहा है अदारोों को? हम नहीं घसीट, हमने तो नॉन स्टेट का है, जो घसीट रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैये का जो है इजहार कर रहे हैं। मेहरबानी करके अगर अभी भी रुक जाएं तो इस मुल्क का भला हो जाएगा। नून लीगी अरकान कायद के मौक़िफ़ के हामी, मुखालफीन कहते हैं मियाँ साहब अब मैं नहीं तो फिर कुछ नहीं की पॉलिसी पर चल पड़े हैं। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ अरहम खान, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीग्स के मुर्दा घोड़े में फिर से जान डाल दी है। इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में खलबली मचाने वाले उस तनाज़े के अहम किरदार कौन थे और अब कहाँ हैं, जान लीजिए। अक्टूबर 2016 वजीर आजम हाउस में मुल्क की सलामती पर अहम इजलास की हसास खबर लीक होने का मामला। बैठक के शुरका थे उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर दाखिला चौधरी निसार। बात हो रही थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और DGISI जनरल रिजवान अख्तर से। इस तनाजे की तशहीर करने वाले सहाफी थे सिरल अलमेडा। तनाजे का इंजाम उस वक्त के वजीर इत्तलात परवेज रशीद, वजीर आजम के मामले खसूसी बराए खारजा अमूर तारिक फातमी और प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के ओहदे वापस होने पर हुआ। उस वक्त के डॉन लीग्स से आज के डॉन लीग्स तक सारे किरदार अब कहाँ हैं? नवाज शरीफ नाअहल, ख्वाजा आसिफ नाअहल, इसहाक डार बीमारी के नाम पर खुद साख्ता जिला वतन, चौधरी निसार पार्टी से बजाहिर किनारा कश, शहबाज शरीफ पार्टी सदर लेकिन भाई की सियासत के हाथों परेशान। ओहदों से हटने के बावजूद परवेज रशीद और तारिक फातमी बदस्तूर नवाज शरीफ के हमकदम। राव तहसीन पर सरकारी इनायात बहाल, DG रेडियो पाकिस्तान बना दिया गया। जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सिपा सालार हैं, तो जनरल रिजवान अख्तर कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेकर घर जा चुके। पुरानी डॉन लीग से नई डॉन लीग्स तक अपनी जगह पर मौजूद और सरगर्म अखलौता किरदार है सहाफिज सिरल अलमेडा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। ये सियासत भी क्या अजीब चीज़ है। PTI में होते हुए सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब इमरान खान की तारीफों में ज़मीन व आसमान के खिलाफ मिला दिया करते थे। आज नवाज शरीफ के हक़ में खुलकर सामने आ गए, कह रहे हैं नवाज शरीफ से ज़्यादा मुहब्बे वतन तो कोई और है ही नहीं और इमरान खान पर तंज के खूब निश्तर बरसाए। कहा इमरान खान कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आज फिर कहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। वो इस मुल्क का सबसे बड़ा, कोई बड़ा है उससे बड़ा वो मुहब्बे वतन है। ये पाकिस्तान की बका की जंग है, ये इलेक्शन नहीं आ रहे अगले। वो कहते हैं हमारी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए, लेकिन तुम्हें वजारत नहीं मिलनी, मुल्क को एक और क्राइसिस मिल जाए। तो ये एक दिन के अंदर ये तमाशा जो आज हमें नजर आ रहा है,
पूरी दुनिया के सामने। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये मैं जानता था कि उनको गिराने की 10,000 साजिशें तैयार की जा चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब नवाज शरीफ के खिलाफ रास्त इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। कह रहे हैं इस मकसद के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा होना चाहिए। नवाज शरीफ को कारगिल का दुख है, हमें सियाचिन का दुख नहीं है। हमें पता होना चाहिए नवाज शरीफ भारतीय लॉबी के साथ इतने जुड़े क्यों हुए। शाहिद खाकान अब्बासी रियासत पाकिस्तान से ज्यादा रियासत जाती उम्रा के वफादार नजर आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया का हिस्सा बने हुए हैं। पैनामा पेपर्स का जो मुकदमा जिसका नतीजा अब आने वाला है वो उसको सबटाज करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का जो कमीशन का मामला है हम उसको मुस्तरद करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग दोबारा होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से खाली जो रिजेक्ट करना है नवाज शरीफ का बयान वो काफी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से पाकिस्तान के लोग अब ये उम्मीद रखते हैं कि वो रास्त इक़दाम करेगी। हमारी समझ से बाहर है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इन नामों को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं। मीडिया का ये हक है कि जो निगरान हुकूमत के नाम है वो मीडिया के सामने है। तो डॉन अखबार के सहाफ़ी सिरिल एल्मीडा जिन्हें मुल्तान में दिया गया प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल देने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने अब एक्शन लिया है। वफाकी हुकूमत ने मुशीर हवाबाजी सरदार मेहताब के SO एहतशाम अली को बरतरफ कर दिया है। उन पर ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने नोटिस में लाए बगैर ही मुल्तान एयरपोर्ट हुक्काम को हिदायतनामा जारी किया था। वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको ये बता दूं कि ये जो नोटिस लिया गया है, जो एक्शन लिया गया है, नवाज शरीफ के गुमराह कुन इंटरव्यू के बाद ये एक्शन सामने आया। तो क्या नवाज शरीफ इलेक्शन में हारने वाले हैं, इस वजह से उनकी जानिब से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि आखिर नवाज शरीफ साहब ये तमाम मामलात पैदा कर ही क्यों रहे हैं मुल्क कौम के लिए। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आपने देखते रहना है साथ से। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी आपको। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जिनकी जानिब से सानहा 12 मई के मुकदमे में मेयर कराची वसीम अख्तर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने मुल्जिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर गवाहों को बुला लिया है। 12 मई 2007 कराची की सड़कों पर खून की होली। मुकदमात की समाअत में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जलाओ घिराव के एक मुकदमे में मेयर कराची वसीम अख्तर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वसीम अख्तर का कहना था कि सानह 12 मई की असर नौ तहकीकात होनी चाहिए। लोग कौन है 12 मई के पीछे अवाम के सामने आना चाहिए और रिकॉर्ड भी स्ट्रेट हो। इन सारे लोगों को खामखाई में झूठे केसेस में विक्टिमाइज MQM पाकिस्तान ये केसेस बनाए गए हैं। मुकदमे में 16 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जबकि मेयर कराची समेत 19 मुल्जिमान जमानत पर रिहा और एक गिरफ्तार है। ये सारे केसेस भी ले लिए जाएं, वंस फॉर ऑल ये खत्म हो, ताकि जो सवालात हैं वो खत्म हो लोगों के जहनों से, असल चेहरे सामने आए कौन बिगाड़ रहा है कराची का माहौल। मुल्जिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वसीम अख्तर और दीगर के खिलाफ 7 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। आगे बढ़ जाती हूँ। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने का इफ्तिताह हुआ है। गज़ा में फ़लस्तीनियों ने शदीद एहतजाज किया। इसराइली फ़ौज की मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग से 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2800 से ज़ायद हैं कि जो ज़ख्मी हो गए हैं। शहदा में 16 बच्चे, मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सलामती काउंसिल ने जुमेरात को अपना हंगामी इजलास बुलाया है। इसराइली काबिज़ फ़ौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सफारत खाने के इफ्तिताह पर फ़लस्तीनियों ने गज़ा की सरहद पर एहतजाज किया तो सहूनी फोर्सेज ने नहत्ते मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियाँ बरसा दी। इसराइली फोर्सेज की फायरिंग और गोलाबारी से लाशें गिरती रहीं, मगर फ़लस्तीनी एहतजाज करते रहे, आगे बढ़ते रहे। कम उम्र बच्चों, खवातीन और सहाफ़ियों समेत दर्जनों शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। आर्जी मेडिकल कैंप और अस्पताल जख्मियों से भर गए। इसराइली सरबरियत के खिलाफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का कहना है कि सहूनी
अफवाज की कार्रवाइयाँ फ़लस्तीनियों की खुल्लम खुल्ला नस्ल कुशी हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर सलामती कौंसिल ने आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया तो अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तहकीकात की दरख्वास्त ब्लॉक कर दी। वाइट हाउस के तर्जुमान ने हमास को खून रेजी का जिम्मेदार करार दिया। तुर्की ने जुमे को OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। तुर्क वज़ीर आज़म तैयब एर्दोआन ने इसराइली कार्रवाइयों को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि इस जुर्म में अमरीका भी बराबर का शरीक है। अमरीकी सफारत खाने की मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिली के खिलाफ लेबनान, उर्दन और इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों के हक़ में हज़ारों अफराद ने मुज़ाहरा किया। लेकिन इस तमाम मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों पर पट्टियां बन जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ती हूँ। कराची की मलीर नदी, यहाँ गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। माहिरीन ऐसा बता रहे हैं कि सब्जियाँ खाने से पेट, हड्डियों और दिमाग के अमराज बढ़ रहे हैं। कराची की मलीर नदी में गिरता फैक्ट्रियों का जहरीला पानी और सैकड़ों एकड़ अराजी पर सब्जियों की काश्त। भिंडी, तोरी, पालक और कद्दू ये सब्जियां फरोख्त हो रही हैं कुरंगी, लांडी, मलीर और दीगर इलाकों में। माहिरीन ने इंकशाफ किया कि ये सब्जियां खाने से पेट, हड्डियों और दिमाग के अमराज बढ़ रहे हैं। हड्डियों पे इनका असर है, लिवर पे इनका असर है, किडनी पे इनका असर है, ब्रेन पे इनका असर है, ब्लड वेसल्स के ऊपर इनका असर है, तो हर चीज़ के ऊपर। उसके बाद नर्व्स के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। शहरी भी हैं परेशान, सब्जियां ना खाएं तो क्या खाएं। इससे खाने से बहुत सी बीमारी सामने आती है, बहुत सी बीमारी होती है इससे। ये तो बहुत नुकसानदेह है। सब इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर मार्केटों पे भी जा रहे, ये आसपास जो है ना मंडी पे भी जा रहे, घरों पे भी जा रहे। माहिरीन का कहना है खेत खत्म करने के बजाय हुकूमत फैक्ट्रियों को पाबंद करे कि वो गंदा पानी ट्रीटमेंट के बाद नदी में डालें। माहिरीन सेहत कहते हैं कि इन सब्जियों का इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुज़र है। हुकूमत को फौरी तौर पर इन सब्जियों की काश्तकारी को रोकना होगा। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। तो ये हाल है। इस पर माहिरीन क्या कह रहे हैं, अवाम क्या कह रहे हैं, इलाका मकीन खुद क्या कह रहे हैं, इनकी राय तो आपने जानी, लेकिन क्या ये खाना जायज़ भी है या नहीं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मजहबी स्कॉलर हैं, इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से जान लेती हूँ। मुफ्ती साहब, गंदे पानी से उगी हुई ये सब्जियाँ, ये फल, इन्हें खाना जायज़ है? देखिए, असल शरई मसला तो इस सिलसिले में ये है कि सब्जियाँ खाना तो हलाल है। नापाक और गंदे पानी या गटर के पानी से भी अगर सब्जियों की अफजाइश की जा रही है, तब शरई पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनका खाना शरअन जायज और हलाल है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता समझना चाहिए, और वो ये कि बिला जरूरत अपने आप को हलाकत के अंदर या जिस्मानी नुकसान के अंदर मुब्तला करना, ये शरई एतबार से भी गलत है। अब जैसा कि आपने अभी बताया कि डॉक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, मुफीद नहीं है, तो फिर अपने आप को नुकसान के अंदर डालना ये शरअन भी नापसंदीदा है। क्यों अपने आप को और अपनी सेहत को खराब किया जाए? इसलिए मैं ये समझता हूँ हुकूमत को इसका नोटिस देना चाहिए, नापाक पानी की जगह पर पाक पानी को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि तिब्बी नुक्ता नजर से भी मुसलमानों और आम इंसानों की सेहत खराब ना हो। शरीयत का भी यही मुतालबा है कि अपने आप को तिब्बी नुक्ता नजर से इंसान को गलत चीज नहीं खानी चाहिए। अगर शरअन इसका खाना हलाल होगा, लेकिन तिब्बी नुक्ता नजर से चूंकि सही नहीं, तो शरअन भी इसको पसंदीदा नहीं कहा जाएगा। जी मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी आप ज़रा इस बात की वजाहत कर दीजिए कि जब गंदगी से कोई चीज़ उठाकर खाना जायज़ नहीं है, तो जिन फलों की, जिन सब्जियों की अफजाइश गंदगी से हो रही हो, वो खाना कैसे जायज़ है? देखें, जब है तो और उसकी असल जो सुन्नत और उसकी शक्ल और सूरत चेंज हो जाती है, तो फिर उस चेंज होने के बाद उसका हुक्म चेंज और तब्दील हो जाता है, यानी कल्बे माहियत होने के बाद। जिसका मतलब ये है कि वो एक और शक्ल के अंदर गंदगी थी, और यहाँ पर चूंकि जमीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ताकत और सलाहियत रखी है कि उससे जो चीज पैदा होगी उसको शरई नुक्ता नजर से हराम नहीं कहा जाएगा, उसको हलाल ही कहा जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म और जमीन के अंदर इस्तिताअत और सलाहियत है। ठीक है मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। आपने बता दिया है कि शरई एतबार से इसे नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलबत्ता ये सेहत के लिए नुकसानदेह तो है, जैसे डॉक्टर्स भी, माहिरीन भी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी के अहकामात के बाद मुझे काम करने से रोक दिया गया। रुकन सिंध असम्बली समर अली खान की जानिब से ये इंकशाफ सामने आ रहा है। बता रहे हैं कि अदी फरियाल तालपुर के इस रवैये से उनका दिल टूट गया है, वज़ीर तालीम से बात करना ही छोड़ दिया।
He shows me a note a week later and says, मुझे ये नोट आया है कि NA 250 के अंदर आपको स्कूल्स को ना करें। अद्दी ने कहा है, अद्दी ने कह दिया है। अगर मैं गलत कर रहा हूं मेरे पर आप थूक देने के मेरे मुंह पर। I was so disappointed. I don't want to talk to anyone now. I don't talk to him anymore. I'm so sorry. Sir, I'm very sorry I don't talk to you. I felt so heartbroken कि here we're trying to, क्या मेरे बच्चे तो नहीं जा रहे, मेरे बच्चे ग्रामर स्कूल से होके चले गए सब, लेकिन मैं ये बच्चे हैं जो जाते हैं उधर, उनको लिए यार हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं कोई जेब भर रहा हूँ अपने। And I tell you, I have a gripe with Adi. I have a gripe with her. ये सियासी खेल चल रहा है पाकिस्तान में। ज़रा इस खेल से निकलती हूँ और ग्राउंड में आपको लेकर चलती हूँ। पाकिस्तान ने डबलिन टेस्ट जीत लिया है, आयरलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ग्रीन कैप्स ने 160 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। जनाब इमामुल हक और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियाँ हुई हैं। मोहम्मद अब्बास ने मैच में 9 विकेटें हासिल की हैं। तो ये डबलिन टेस्ट के मैं आपको ज़रा मनाजिर भी दिखा रही हूँ। आयरलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। ग्रीन कैप्स ने 160 रन का हदफ 5 विकेट पर ही हासिल कर लिया है। इमामुल हक और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की हैं और मोहम्मद अब्बास ने मैच में 9 विकेटें हासिल की हैं। तो आयरिश टीम को शिकस्त दी है पाकिस्तान ने डबलिन में। डबलिन का ये ग्राउंड है जहां 160 रन का हदफ 5 विकेट पर पाकिस्तान की जानिब से हासिल किया गया है और बहुत बड़ा किरदार इसमें इमामुल हक और बाबर आजम की जानिब से कि उन्होंने निस्फ सेंचुरियाँ यहाँ पर स्कोर की हैं। मोहम्मद अब्बास ने मैच में 9 विकेटें हासिल की हैं। जावेद मियादाद साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, टीम को मुबारकबाद के साथ कहिएगा क्या तरजीह है आपका, कैसा खेल पेश किया है टीम ने? हेलो जी जावेद मियादाद साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? दोबारा जाएंगे जावेद मियादाद साहब की जानिब, लेकिन इस वक्त जो अच्छी खबर मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने डबलिन टेस्ट अपने नाम कर लिया है, जीत लिया है। आयरलैंड को 5 विकेटों से दिया है शिकस्त। ग्रीन कैप्स ने 160 रन का हदफ महज 5 विकेटों पर हासिल किया है। इमामुल हक और बाबर आजम की जानिब सेंचुरियाँ स्कोर की गई हैं। मोहम्मद अब्बास ने इस मैच में 9 विकेटें हासिल की हैं। एक शानदार टेस्ट मैच जो कि डबलिन में जारी था। आयरिश टीम को पाकिस्तान की जानिब से दी गई है शिकस्त। तो जावेद मियादाद साहब से बात कर लेती हूँ। जावेद साहब, जब आगाज़ हुआ था तो उस वक्त टीम ज़रा लड़खड़ा रही थी, उसके बाद टीम ने जिस तरह से परफॉर्म करना शुरू किया तो फिर मैच अपने हाथ में आ गया और मैच जीत गया। अब लड़खड़ा रही हैं, कह रही हैं ये तो लड़क गए थे, बिल्कुल बच बचाव हो गया। बड़ी मतलब एम्बेरसमेंट हो जाती, क्योंकि एक ऐसी टीम है जो पहली दफा खेल रही थी और उसके अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस अभी भी ठीक है। जीत होती है, मगर इस चीज को एक सबक है पाकिस्तान के लिए, राइट। आगे आपने अभी इंग्लैंड से भी खेलना है, राइट। इंग्लैंड की टीम में अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस, तो वो तो आपको है ना बिल्कुल नजदीक नहीं लगने देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर है। तो पाकिस्तान को ये चीज देखना है कि इनकी गलतियां कहाँ पर है, क्या नहीं है। मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू जावेद मियादाद साहब, आप एक्सपर्ट हैं, आपने देखा है पूरा, आपने ये सीरीज देखी है। कहाँ आपको लगी कि पाकिस्तान की ये खामियां हैं और आगे बड़ी टीम से खेलने के लिए इन खामियों को ओवरकम करना चाहिए? देखें, ये प्लेयर जो है ये वही प्लेयर है, ये इन्होंने ही खेलना है। इनको खेलने का हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये प्लेयर अपने आप को मंजा नहीं रहे, क्योंकि सॉलिड नहीं बन रहे हैं कि वनडे क्रिकेट इतनी खेलने लग गए हैं 2020 और ये वो, और उसके बावजूद भी क्रिकेट तो इन्हें मिल रही है, मगर कोप नहीं कर सकते। जहाँ भी विकेट अगर थोड़ी सी ग्रीन या मूविंग आएगी, चाहे कोई भी बॉलर आएगा, उसके लिए हमारे प्लेयरों को प्रॉब्लम हमेशा से रहेगी। बिल्कुल फोकस करना होगा और जरा जम कर खेलना होगा, आगे बड़ी टीम से खेलना है। बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब आपका। और क्योंकि ये एक अच्छी हैपनिंग थी इसलिए आपको आगाह कर रही थी, लेकिन उससे पहले जो सियासी मामलात की हम बात कर रहे थे, तो प्रोग्राम के आखिर में कुछ सवालात हैं जो मैं छोड़े जा रही हूँ कि क्या नवाज शरीफ इलेक्शन में हारने के बाद साबित करना चाहते हैं कि उन्हें सिस्टम को चैलेंज करने की सज़ा दी गई है? क्या वो चाहते हैं कि उन पर आयद इल्ज़ामात की नौयत बदउनवानी से बदल कर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग हो जाए? नवाज शरीफ मायूस होकर मदद के लिए बैरून मुल्क की तरफ तो नहीं देख रहे। नवाज शरीफ को यकीन हो चुका है कि इंतखाबात में उनकी जीत के इम्कानात नहीं है, इस वजह से उनकी जानिब से ऐसे बयानात दागे जा रहे हैं। मियाँ साहब फौज पर दबाव डालने में क्या कामयाब हो जाएंगे? कहीं ये सब कुछ जेल से बचने के लिए तो नहीं हो रहा है? तो ये कुछ सवालात हैं जो आपके लिए भी हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके जवाबात हमें हमारे जो बड़े हैं उनकी जानिब से भी मिल जाएं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।